नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रिया डंगवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। सबसे पहले बात कर लेते हैं सीतापुर की, क्योंकि सबसे बड़ी खबर सीतापुर से आ रही है। सपा के पूर्व विधायक राधेश्याम जायसवाल के दोषी सिद्ध। एमपी एमएलए कोर्ट में कई मामलों में दोषी सिद्ध हुए हैं। आज सुनाई जाएगी पूर्व विधायक राधेश्याम जायसवाल को सजा। 2008 में 1 दर्जन लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ था। तत्कालीन ईओ नगर पालिका सीतापुर निहाल चंद ने यह मामला दर्ज कराया था। पालिका कार्यालय में तोड़फोड़ और सरकारी काम में बाधा डालने का उन पर आरोप था। सपा से 4 बार विधायक और नगर पालिका अध्यक्ष रह चुके हैं राधेश्याम। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, 2008 का ये पूरा मामला है जिसमें समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक राधेश्याम जायसवाल को कोर्ट ने दोषी मान लिया है। एमपी एमएलए कोर्ट में कई मामलों में वो दोष सिद्ध हो गए हैं। इस मामले में आज उन्हें सजा भी सुनाई जाएगी। जायसवाल को इस दौरान सजा सुनाई जाएगी। 2008 का ये पूरा मामला है जब 1 दर्जन लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ था। उस वक्त के ईओ नगर पालिका सीतापुर निहाल चंद ने यह मामला दर्ज कराया था। नगर पालिका कार्यालय में तोड़फोड़ और सरकारी कामकाज में बाधा डालने का समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक राधेश्याम जायसवाल पर आरोप है। इस दौरान सपा से आपको बता दें कि 4 बार विधायक रह चुके हैं और कई बार नगरपालिका अध्यक्ष भी रह चुके हैं राधेश्याम। ज्यादा जानकारी के लिए ब्यूरो चीफ प्रियम पाठक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रियम, क्या कुछ ये पूरा मामला है जिसमें समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक राधेश्याम जायसवाल को दोष सिद्ध कर दिया गया है और अब उन्हें जो है सजा सुनाई जाएगी? बिल्कुल भैया, देखिए ये मामला 2008 का है जिस समय बसपा की सरकार उत्तर प्रदेश में थी और सीतापुर की जो सदर विधानसभा की सीट है वहां से राधेश्याम जायसवाल को चुना गया था और वो उस समय विधायक थे। और जब नगरपालिका की टीम लालबाग जो बाजार है सीतापुर की वहां पर अतिक्रमण हटाने के लिए पहुंची थी, तो उस वक्त वहां पर जो उनकी टीम थी नगरपालिका की, उसको वहां पर उन्होंने रोका था और विरोध प्रदर्शन किया था। और इस वजह से जो है चूंकि अपने समर्थकों के साथ में राधेश्याम जायसवाल वहां पर पहुंचे थे, इस वजह से नगरपालिका की टीम को बेरंग लौटना पड़ा था और वहां पर जो अतिक्रमण की जो कार्रवाई की जानी थी अतिक्रमण हटाने की, वो नहीं की जा सकी थी। इसके बाद जो उस समय के तत्कालीन ईओ थे नगरपालिका सीतापुर के निहाल चंद, उन्होंने सदर कोतवाली के अंदर एक ही मुकदमा दर्ज कराया था जिसमें सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने व सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने का जो मामला था उसकी लेकर ये तहरीर दी गई थी। और ये मुकदमा नगरपालिका सीतापुर में कोतवाली सीतापुर में जो है ये पूरा मुकदमा जो था वो दर्ज किया गया था। करीब 16 साल तक इस पूरे मामले की एमपी एमएलए कोर्ट में जो है वो सुनवाई चलती रही और अब जब ये सुनवाई पूरी हुई तो उसमें पाया गया है राधेश्याम जायसवाल को दोषी इसमें करार दिया गया है और आज माना जा रहा है कि उनको जो है वो सजा जो क्या इस पूरे मामले में जो है वो सुनाई जाएगी। इससे पहले इस मामले में जब उनको दोषी करार दिया गया था तो जो सजा का जो आदेश था उसको सुरक्षित रख लिया था जज ने अपने पास में, एमपी एमएलए कोर्ट ने। और अब माना जा रहा है कि अब से मैच कुछ देर बाद ये फैसला आ सकता है जिसमें राधेश्याम जायसवाल पर जो दोष सिद्ध हुआ है उसके बाद कितनी सजा दी जा रही है इसका आदेश जो है वो जारी किया जाएगा। राधेश्याम जायसवाल सीतापुर में एक बड़े पॉलिटिशियन के तौर पर हैं। 4 बार वो विधायक रहे हैं, 2 बार नगरपालिका के अध्यक्ष के तौर पर रहे हैं। उनकी बहू जो है रश्मि जायसवाल वो भी पिछली बार नगरपालिका अध्यक्ष के तौर पर थी। इससे पहले उनकी जो पत्नी थी वो कई बार ब्लॉक प्रमुख रही। तो एक बड़ी राजनीतिक कह सकते बैकग्राउंड से राधेश्याम जायसवाल आते हैं और जिस तरह से बड़ा राजनीतिक बैकग्राउंड, 4 बार विधायक रह चुके हैं। फिर 2008 का ये पूरा मामला जिसमें सरकारी कामकाज में बाधा डालने का उनके ऊपर आरोप, और अब क्योंकि कोर्ट ने जो है उन्हें दोषी मान लिया है और आज जैसा आपने कहा कि कुछ ही देर में शायद सजा सुना दी जाएगी। क्या माना जाए जिस तरह से आरोप उन पर, तो कितने साल की सजा यहां पर हो सकती है और कितनी उनके लिए मुश्किलें यहां पर बढ़ती हुई? देखिए बिल्कुल इस मुश्किलें साफ तौर पर जो है बढ़ती हुई नजर आई हैं। पिछले दिनों में जब इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई चल रही थी और जब कोर्ट ने उनको दोषी करार दिया तो उस समय भी मुश्किलें जो थी उनकी काफी बड़ी थी और वो कहीं ना कहीं अभी भी बरकरार है। जो रही बात देखना होगा कि सजा कितनी जो है वो सुनाई जाती है एमपी एमएलए कोर्ट की तरफ से और क्या कुछ उसमें फैक्ट जो है वो दिए जाते हैं। लेकिन फिलहाल अभी कह सकते हैं कि एक बड़े झटके के तौर पर है समाजवादी पार्टी के लिए भी, क्योंकि समाजवादी पार्टी के बड़े नेता के तौर पर राधेश्याम जायसवाल जाने जाते रहे हैं। सीतापुर में एक बड़े कद के तौर पर रहे। मुलायम सिंह यादव काफी करीबी माने जाते थे। इस वक्त अगर आप देखें तो 4 बार वो विधायक रहे मुलायम सिंह की सरकार में भी, तो वो कहीं ना कहीं एक बड़े नेता के तौर पर है समाजवादी पार्टी के। तो ऐसे में कह सकते हैं कि एक ये बड़ा झटके के तौर पर समाजवादी पार्टी के लिए भी रहने वाला है। इसके बाद देखना होगा कि एमपी एमएलए कोर्ट फिलहाल सजा के तौर पर क्या कुछ अपने आदेश में करता है। जिस तरह से क्योंकि दोषी मान लिया गया है, अब से कुछ ही देर में सजा का भी ऐलान हो जाएगा। क्या माने प्रियम, इसके बाद जो राधेश्याम जायसवाल है उनके पास क्या कुछ विकल्प बचता है? देखिए उसके पास उनके कई विकल्प बचते हैं। वो एमपी एमएलए कोर्ट के आदेश को भी वो चैलेंज करने के लिए हाईकोर्ट जा सकते हैं और वहां पर मेरा मानना है कि वो जाएंगे भी और वहां पर जाकर उस आदेश को चैलेंज भी करेंगे। देखना होगा कि इसमें अभी फिलहाल आदेश में आता क्या कुछ है, सजा का जो आदेश है उसमें क्या कुछ रहता है
और उसके बाद में वो जो रिवीजन पिटीशन जो है वो फाइल कर सकते हैं हाई कोर्ट में जाकर, और वहां पर इसको जो है आगे इसमें रोक लगाने को लेकर भी जो है वो अपील कर सकते हैं। देखना होगा फिलहाल अभी जो है कि सजा कितने साल की होती है, क्योंकि हालांकि जो मुकदमा दर्ज किया गया है उसमें धारा 147 है, 353 है, इसके अलावा 447 है, इनके तहत आईपीसी प्रियम, जिस हिसाब से धाराएं लगाई गई है क्राइम को देखते हुए, क्या माना जाए कितने साल की सजा इस दौरान संभव? देखिए, इस पूरे मामले में जो सजा की बात की जाए तो 2 साल से अधिक की सजा का जो उम्मीद है वो जताई जा रही है कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि अगर इन मामलों में अगर आप देखें आईपीसी में तो इस तरीके की सजा का प्रावधान है, लेकिन कोर्ट ने किस रूप में इसको लिया है पूरे मामले को, ये जरूर देखना होगा। इसीलिए थोड़ा सा मैं कह रहा हूँ कि अभी रिया रुकना होगा, जब तक कोर्ट का आदेश नहीं आ जाता तब तक ये बात कह पाना कि कितनी सजा हुई है या कितनी सजा होगी, ये थोड़ा सा मुश्किल होगा। जी, यानी थोड़ा और इंतजार। हालांकि क्या माना जाए प्रियम, कितनी देर में जो है फैसला संभव है, या कितनी देर में माना जाए सजा का ऐलान हो जाएगा? रिया, देखिए, माना जा रहा है कि जिस तरीके से पूरे मामले में सुनवाई थी इससे पहले और वहां पर दोषी करार दिया गया था, और मंगलवार यानी आज के दिन बताया गया था कि उनको जो है सजा का जो कर सकते हैं जो आदेश सुरक्षित रखा गया था वो कोर्ट सामने ला सकती है, और इसीलिए माना जा रहा है क्योंकि अब 2 बजे का वक्त भी हो चुका है, तो अब से मैं कुछ देर के अंदर ये आदेश आ सकता है, और जिसमें राधेश्याम जायसवाल को जो सजा है वो कितनी दी गई है इस बात की जानकारी पूरी स्पष्ट हो पाएगी। प्रियम, वहीं अगर इसका दूसरा पहलू देखें, जिस तरह से चुनाव जो है अब आखिरी चरण बचा हुआ है और भारतीय जनता पार्टी प्रचार प्रसार के दौरान ये मुद्दा काफी ज्यादा उठाती है कि समाजवादी पार्टी ने माफियाओं को, गुंडों को संरक्षण दे रखा था, उसके बाद ऐसे मामले जब सामने आते हैं तो बीजेपी के दावों को ये और मजबूत करते हैं। रिया, देखिए, बिल्कुल इस तरीके के जरूर आरोप लगाती रही है बीजेपी की तरफ से, कहा जाता रहा है कि जिसमें जो समाजवादी पार्टी है वो गुंडे माफियाओं की पार्टी है, और लगातार जो है जिस गाड़ी में लाल झंडा उस गाड़ी में बैठा गुंडा, ये नारा जो है बीजेपी की तरफ से लगातार दिया जाता रहा है। लेकिन अभी चूंकि सीतापुर में भी चुनाव जो है वो संपन्न हो चुका है, तीसरे चरण में सीतापुर में चुनाव था वो संपन्न हो चुका है, और अब जो बचा हुआ जो एक चरण है वो पूर्वांचल में होना है, तो ऐसे में बहुत ज्यादा इसका असर कोई बचे हुए चुनाव के जो एक चरण बचा हुआ है, जो सीटें बची हुई 13 सीटें उस पर पड़ता हुआ नजर नहीं आएगा, लेकिन जरूर साफ तौर पर आने वाले समय में उत्तर प्रदेश के अंदर जो राजनीति है उस पर जरूर इसका असर पड़ेगा, जो कि सीतापुर को लेकर होगी, क्योंकि आने वाले समय में 2 साल बाद फिर विधानसभा का चुनाव होगा। समाजवादी पार्टी के तौर पर अगर आप देखें तो राधेश्याम जायसवाल सीतापुर में सबसे मजबूत चेहरा समाजवादी पार्टी का रहे हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं अगर उनको सजा होती है और उनको जेल जाना पड़ता है तो वो एक आने वाले समय में समाजवादी पार्टी के लिए जरूर जो है वो चिंता का सबब बनता हुआ नजर आएगा। हालांकि बिल्कुल प्रियम, इसके लिए थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा ये देखने के लिए कि आखिर कितने साल की उन्हें सजा होती है, और उसके बाद राधेश्याम जायसवाल क्या रुख करते हैं, क्या हाईकोर्ट का रुख किया जाता है, तो इस पर आप नजर बनाए रखें। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। वहीं वाराणसी पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, कैबिनेट के मंत्री सूर्य प्रताप शाही के खास बातचीत की। हमारे स्टेट कोऑर्डिनेटर अनिल पाठक ने इस दौरान क्या कुछ कहा सूर्य प्रताप शाही ने, आइए आपको सुनवाते हैं। वाराणसी में देश प्रदेश के भाजपा नेताओं का जमावड़ा हो रहा है। इसी कड़ी में योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री सूर्य प्रताप शाही भी वाराणसी पहुंच चुके हैं, हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। मंत्री जी, क्या लग रहा है वाराणसी में इस बार क्या देखने को मिलेगा? तो वाराणसी में कमल खिलेगा, इसमें कोई संदेह ही नहीं है, और ऐतिहासिक रूप से खिलेगा। ये तो काशी हमारी एक अत्यंत प्राचीन धरोहर पुरातन नगरी है, और इसका सौभाग्य है कि यहाँ पर ये नगरी देश के प्रधानमंत्री को चुन रही है। आदरणीय नरेंद्र मोदी को चुनती है, वो देश के प्रधानमंत्री होते हैं, तो ये सौभाग्य तो सबको मिलता नहीं, ये सौभाग्य काशी को है। इसलिए काशी की जनता बड़े उत्साह के साथ, उमंग के साथ भारी मतदान मोदी जी के पक्ष में करेगी, कमल का फूल खिलाएगी, और फिर से तीसरे बार देश का प्रधानमंत्री बनाए जाने का सौभाग्य काशी की जनता को होगा, और काशी की जनता के लिए गौरव का बात होगा। 2014 में मोदी जी करीब 4 लाख वोट से जीते, 19 में वो आंकड़ा बढ़ के 5 लाख से ऊपर हो गया। 2024 में क्या लक्ष्य है? देखिए, पिछला चुनाव वो 6,60,000 के करीब से जीते, और अब की बार की जनता का जो चर्चा है वो ये है कि अब की बार 8 लाख से लेकर के 10 लाख तक जीत सकते हैं, तो रिकॉर्ड मतों से योगी जी मोदी जी जीतने जा रहे हैं। और उन्होंने, और ये जीतना भी चाहिए इसलिए कि ये काशी है, काशी के सांस्कृतिक पुनर्जागरण के दृष्टि से। अंतिम चरण की 13 सीटें हैं जिन पर चुनाव होगा 1 जून को। क्या चुनौतियां देख रहे हैं
इंडिया गठबंधन की तरफ? ये कोई चुनौती नहीं है। ये 13 की 13 सीटें इसी क्षेत्र से हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी होते हैं, इसी क्षेत्र से हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। तो ये तो हमारा सौभाग्य है कि इन 13 क्षेत्रों से निकले हुए प्रतिनिधियों ने देश के प्रधानमंत्री बनाया है, प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया है, और इसलिए 13 की 13 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा। और ईडी गठबंधन जो है वो मोहों के बल गिरेगा, मुंह के बल गिरेगा। वो उनकी हालत उनकी खस्ती है, जहां उनका कोई आधार नहीं है, उनको नहीं जीतना है। वो झूठी अफवाहों को पैदा करके गलत तथ्यों के आधार पर जनता को गुमराह करने का काम करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जनता आज पूरे देश की जागरूक हो चुकी है, पूरी उत्तर प्रदेश की जागरूक हो चुकी है। ये तो वही काशी है जिसने इंदिरा जी की खाट खड़ी कर, तो आज उस काशी में कांग्रेस लौट करके आएगी का तो सवाल ही नहीं उठता है। चलते चलते आज राहुल और अखिलेश की जोड़ी वाराणसी में है, क्या कहना चाहेंगे राहुल और अखिलेश को लेकर? ये जो है असफल लोगों की जोड़ी है, जिन्होंने नेतृत्व को अभी तक वो संभाल न सके और कांग्रेस का उन्होंने मटिया मेट कर दिया। एक वो है और दूसरे वो हैं जिन्होंने अपने पिताजी आदरणीय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी का सरेआम जिन्होंने उनकी बेइज्जती किया और मंच पर धक्का धुक्की कराया। तो वो क्या कर सकते हैं? आज मोदी जी को रोकने के लिए इकट्ठा है, कल फिर अलग होंगे। थोड़े दिन पहले वो बहुजन समाज पार्टी के साथ थे, फिर उनके ऊपर आरोप लगा करके अलग हुए। तो यह तो स्वार्थों का गठबंधन है और उसे कोई नेतृत्व नहीं है। क्या अखिलेश यादव राहुल जी को अपना नेता मानते हैं? क्या राहुल जी अखिलेश जी को नेता मानते हैं? आज तक तो उनमें से किसी ने भी ये तय नहीं किया कि ईडी गठबंधन का प्रधानमंत्री कौन होगा। जहां नेता ही अभी तक नहीं है तो 140 करोड़ का देश का अंधेरे में देश के नेतृत्व को छोड़ देगा? नहीं छोड़ सकता। मोदी जी ने 10 साल के भीतर जिस मजबूती के साथ देश को आगे बढ़ाया है, समेकित इसका विकास किया है, सीमाओं को सुरक्षित किया है, आंतरिक सुरक्षा को ताकत दिया है, ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में चंद्रमा तक पहुंचे हैं, सूर्य तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, महामारी को अपने अच्छे तरीके से मुकाबला किया है और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी गांधी जी के सपनों को साकार करते हुए समाज के अंतिम पांवदान पर खड़े हुए लोगों तक, गरीब भाइयों तक, बहनों तक आज उनको मकान मुहैया कराया जाना, शौचालय मुहैया कराया जाना, इसके साथ उनके घर में बिजली को पहुंचाया जाना, अब उनके घर में नल से पानी की आपूर्ति किया जाना, उनको गैस के सिलेंडर पहुंचाया जाना, एक सुखी जीवन देने का काम इस 10 वर्ष में मोदी जी की सरकार ने किया है। और कांग्रेस की 50-60 साल की सरकार गरीबी मिटाने के नाम पर लड़ती गई और गरीबों की संख्या बढ़ती गई और गरीबों के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। तो आज वो सिर्फ जो है वो धपोर संखी घोषणाओं को करके और वो चाहते हैं कि हम लोगों को गुमराह कर देंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। यहाँ तो लोगों का भरोसा मोदी जी पर है, देश को भरोसा ये हुआ है कि मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं और आगे जो कह रहे हैं उसको करेंगे और देश जो है वो दुनिया के भीतर, विश्व के भीतर एक महान देश के रूप में खड़ा हो। इसलिए विकसित भारत का जो संकल्प है उस संकल्प को पूरा करने के लिए जनता वोट डालने जा रही है, कमल का फूल खिलाने जा रही है और तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जी को स्थापित करने जा रही है। ये थे कृषि मंत्री पूर्व प्रताप शाही जी, जिनका साफ कहना है कि रिकॉर्ड मतों से मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। राहुल और अखिलेश का झूठ वो चलने वाला नहीं है। कैमरा पर्सन रमाशंकर यादव के साथ मैं अनिल पाठक, इंडिया वॉइस। वहीं वाराणसी में आज दिग्गजों का जमावड़ा लगा है। आज से पीएम मोदी वाराणसी में प्रवास करने वाले हैं, जिसको लेकर सुल्तानपुर नगरपालिका के चेयरमैन प्रवीण अग्रवाल भी वाराणसी पहुंचे हैं, जिनसे खास बातचीत की है हमारे संवाददाता ने। कार्यालय वाराणसी में भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय है और देश प्रदेश से यहाँ पर नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऐतिहासिक जीत के लिए पहुंच रहे हैं।
इसी कड़ी में हमारे पास साथ हैं सुल्तानपुर नगर पालिका के चेयरमैन प्रवीण अग्रवाल जी। इनसे बातचीत करते हैं, आखिर बनारस में कैसे आना हुआ अग्रवाल साहब? अभी हम लोग यहाँ सुल्तानपुर में मतदान 25 तारीख को संपन्न हुआ। हमारे केंद्रीय नेता श्रीमती मेनका संजय गांधी जी वहां से प्रत्याशी थी, उनके पक्ष में वोट डलवा के हम लोग निकले और आज इस काशी की धरती पर आए हैं। अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और विश्व के नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के समर्थन में चलकर कुछ वहां पर भी हम लोग जो कर सकें, जिससे हमारे प्रधानमंत्री जी की जीत पूरे देश में एक ऐतिहासिक जीत हो और सबसे अधिक अंतर से हमारे प्रधानमंत्री जी जीत कर एक परचम बनावे और एक इतिहास बनावे, इसके लिए आज हम लोग काशी आए। काशी आए हैं आप, क्या लग रहा है? जीत का अंतर पिछली बार 5 लाख के ऊपर था 19 में, इस बार क्या लक्ष्य है? सवेरे से हम लोग टहल रहे हैं, कई जगह गए शहर में, कुछ रिश्तेदारों के पास, हमारी रिश्तेदारी भी यहाँ पर, उनके पास भी गए, तो हर व्यक्ति की जुबान पर मोदी जी के अलावा कोई नाम नहीं है। और बाजारों में भी हम लोग लस्सी पिए, कहीं कचौड़ी खाए, कहीं कुछ वहां पर भी चर्चा किए, तो लग तो रहा है कि पिछली बार से काफी अधिक अंतर से प्रधानमंत्री चुनाव जीतने जा रहे हैं अपनी इस काशी की धरती से। कब तक रहेंगे इस काशी की धरती पर चुनाव प्रचार के लिए आप प्रधानमंत्री जी के? अभी तो हमारा कल तक का लक्ष्य है, यदि पार्टी ने और कोई काम बताया तो जब तक रहेगा तब तक यहाँ पर सेवा दी जाएगी। क्या संदेश देना चाहेंगे अपने कार्यकर्ताओं को और वोटरों को? प्रचंड गर्मी है, 45 डिग्री का टेम्परेचर है, लोगों को निकलने में असुविधा जरूर हो रही है, लेकिन ये राष्ट्र का चुनाव है, लोकतंत्र का चुनाव है, पर्व है लोकतंत्र का, सनातन का चुनाव है। तो मेरी यही अपील है कि हर व्यक्ति, हर मतदाता अपने घर से निकलकर और काशी की इस धरती पर देश के नाम पर प्रधानमंत्री जी को वोट अवश्य दे। चाहे कितने भी गर्मी लू हो, छाता लगा के लोग निकलें, ठंडा पानी लोग लेकर निकलें, लाइन लगाकर, लेकिन मतदान अवश्य करें। वहीं खबर फतेहपुर से है, जहां पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में 2 बदमाश पैर में गोली लगने से घायल हो गए। वहीं मौका देखकर फरार होने की कोशिश कर रहे बदमाश को भी पुलिस ने पकड़ लिया। तभी पुलिस ने घायल बदमाश को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया। साथ ही घायल बदमाश के कब्जे से अवैध हथियार बरामद किए गए हैं। घटना सुल्तानपुर घोष के नौबस्ता पुल की बताई जा रही है। खबर संभल से है, जहां दरिंदों ने एक नाबालिग लड़की का अपहरण किया, जिसके बाद आरोपियों ने लड़की के साथ गैंगरेप कर उसका वीडियो बना लिया। तभी पीड़िता ने थाने जाकर आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। घटना बहजोई थाना इलाके की बताई जा रही है। एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म की तहरीर प्राप्त हुई, जो उसके माता पिता द्वारा दी गई थी। तुरंत इस तहरीर का संज्ञान लेके मुकदमा अपराध संख्या 277/24 अंतर्गत धारा 363, 376 DA, 506 IPC व 3/4 पॉक्सो और 67 IT एक्ट पंजीकृत किया गया। लड़की को मेडिकल के लिए भेजा गया और तत्काल 2 अभियुक्त, जिनका नाम शाकिब और दीपक है, उन्हें गिरफ्तार करके न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। बाकी अभियुक्तों के लिए दबिश लगातार जारी है और विवेचना प्रचलित है। खबर संभल से है, जहां तेज धमाके के साथ सीसी रोड फट गई। वहीं स्थानीय लोग सड़क फटने की वजह तेज गर्मी मान रहे हैं। घटना के बाद तमाम लोग मौके पर उमड़ गए। बता दें कि सड़क फटने को लेकर लोगों में आशंकाओं का माहौल पैदा हो गया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं किस तरह से सड़क का एक हिस्सा जो है फटा हुआ नजर आ रहा है। मामला राजपुरा थाना के कस्बा गांव का बताया जा रहा है। तेज आवाज़ हुई थी और बहुत धुआं सा निकला था। सड़क फट गई थी। तो यहाँ पे लोगों की भीड़ लगी आने जाने, तो वो लोग बहुत काफ़ी संख्या में लोग देखने आ रहे थे क्या मामला है। गर्मी अधिक होने के कारण ना इसमें गैस बन गई। पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में 2 गौ तस्कर गोली लगने से घायल हो गए। तभी पुलिस ने घायल गौ तस्करों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं पुलिस ने गौ तस्करों के कब्जे से अवैध हथियार भी बरामद किए।
दीगापुर रोड पे चेकिंग चल रही थी। उसी समय एक मोटरसाइकिल पे 2 सवार को चेकिंग के लिए रोका गया, तो वो भागे हैं और उन्होंने भागते समय गोली चलाई है, जिसमें पुलिस द्वारा भी गोली चलाई गई है। तो जिसमें 2 अपराधी हमने इनके पैरों पे गोली लगी है और उनको गिरफ्तार भी किया है और इनका नाम जुनेद और एक आमिर है। इनके द्वारा जब रास्ते में पूछताछ की गई तो बताया गया कि इन्होंने एक घटना कारित की है 24/5 को बारीपुर जंगल की घटना एक हुई थी, जहां पर गौकशी की घटना हुई थी, जो इन्होंने स्वीकार करी है। इनको यहाँ पर इलाज के लिए अस्पताल में लाया गया। इनसे पूरी जानकारी की जाएगी और हम लोग जो भी विवेचना में साक्ष्य आएंगे उसके आधार पर इनके खिलाफ कार्रवाई। एक तरफ दिल्ली एनसीआर इन दिनों भीषण गर्मी की चपेट में है, तो दूसरी तरफ बिजली के जर्जर हो चुके तार और ट्रांसफार्मर में लगातार आग लगने का सिलसिला जारी है, जिसके चलते ग्रेटर नोएडा के दादरी में स्थित महामाया एनक्लेव कॉलोनी में एक बिजली के ट्रांसफार्मर में अचानक आग लग गई। आग लगने से बिजली सप्लाई तो बंद हुई ही, साथ ही ट्रांसफार्मर के पास स्थित मंदिर की ऊपर लगी प्लास्टिक की चादरों में भी आग लग गई। वहां मौजूद लोगों ने इसकी सूचना बिजली विभाग को दी और किसी तरीके से आग पर काबू पाया गया। अब यह सवाल खड़ा होता है कि जब बिजली के तार जर्जर हो चुके हैं तो समय रहते बिजली के तारों को आखिर क्यों नहीं बदला जा सका? क्या बिजली विभाग प्रशासन जानकर अनजान बना हुआ है या फिर लोगों को हो रही समस्याओं से बिजली विभाग के अधिकारियों को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है? वहीं लगातार बढ़ती गर्मी के कारण लोग एकत्र होकर बिजली सब स्टेशन पर पहुंचकर जमकर हंगामा कर रहे हैं। वहीं गुजरात के राजकोट के गेम जोन में 27 लोगों की मौत के बाद नोएडा का जिला प्रशासन और पुलिस विभाग दोनों अलर्ट हो गए हैं, जिसके बाद अग्निशमन विभाग, बिजली विभाग और जीएसटी विभाग, मनोरंजन विभाग की एक टीम गठित की गई है। बता दें कि टीम गठित जांच के लिए अभियान चला रही है और जो 2 दिन तक सभी मॉल में संचालित गेम जोन की जांच के लिए अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान में गेम जोन प्रबंधन ने आग के हादसों से बचने के लिए तैयारियों को परखना शुरू कर दिया है। देखिए, कमिश्नर मैडम के निर्देश में, आला अधिकारियों के निर्देश में एक टीम गठित की गई है, जिसमें कि स्टेट टैक्स ऑफिसर साहब लोग भी हैं, जिसमें इलेक्ट्रिकल सेफ्टी के भी हमारे ऑफिसर्स हैं, हम लोग खुद अग्निशमन विभाग के हैं और हमारे इसमें जो हैं एंटरटेनमेंट ऑफिसर्स भी हैं। इनके द्वारा जो है हम लोग के कंबाइंड के टीम के द्वारा राजकोट की जो आग की घटना है वैसी घटना पुनरावृत्ति ना हो, इसके मद्देनजर रखते हुए हम लोग 2 दिन में एक अभियान चला के जितने भी गौतम बुद्ध नगर के गेमिंग जोन हैं इनको हम चेकिंग कर रहे हैं। अगर कुछ कमियां पाई जाती हैं तो उनके खिलाफ हम FIR भी करेंगे और उनको हम बंद कराएंगे, और ताकि लोग जो है हम लोग जान माल की रक्षा कर सकें। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ।